Hey friends, welcome to our channel. My name is Shubhi Ahluwalia and I'm your business teaching buddy. हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है, हमने पढ़े थे उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स और हमने ये भी पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है और वो होती क्या है। आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो लेट्स बिगिन। So, the first question in hand is, what is a cooperative society? It refers to that voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of its members. Welfare of its members. So, सबसे पहले ये है एक वॉलंट्री एसोसिएशन। इन शॉर्ट, उन लोगों का ग्रुप जो अपनी फ्री विल से एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और इसका मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये मनी मोटिव के लिए नहीं, ये सर्विस मोटिव के लिए फॉर्म किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। सो द फर्स्ट वन इज वॉलंट्री एसोसिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक वो एसोसिएशन है जो फ्री विल से इस्टेब्लिश होती है। वो लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं अपनी मर्जी से एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और ये एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आती है। Nobody forces them to join it, and they can also leave it, giving a proper application whenever they wish to. अब ये एक legal status holding organization है। इसकी एक separate legal registration होती है जिससे इसे एक legal identity मिलती है। ये perpetually exist कर पाती है इसी वजह से। The third one is लिमिटेड लाइबिलिटी। इस एसोसिएशन में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके इन्वेस्टमेंट तक ही। जैसे कि मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज़ अपनी कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट किए तो उनकी लाइबिलिटी उस पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि 10,000 रुपीज़ से जो उनका शेयर बनता है ऑर्गेनाइजेशन में उस तक ही लिमिटेड है। उससे एक पैसा ज़्यादा भी कोई उनसे क्लेम नहीं कर सकता। द फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अब डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? हमारी कंट्री इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हम इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। इन द सेम वे कोऑपरेटिव्स में जो कंट्रोल और मैनेजमेंट करने वाले मेंबर्स होते हैं उनको फ्रीली इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स विच एग्जिस्ट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि मिस्टर बी अगर इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते हैं तो वो एक मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट तभी बन पाएंगे जब बाकी मेंबर्स जो सोसाइटी के हैं वो उन्हें इलेक्ट करें। Thus, there is a democratic system here. The fifth one is service motive. अब जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही था, ये वेलफेयर फॉर इट्स मेंबर्स इस्टेब्लिश होती है। यहाँ पे पैसे कमाना प्राइमरी मोटिव नहीं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना पहला मोटिव होता है। द सिक्स्थ वन इज बाउंड बाय गवर्नमेंट्स रूल। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट के अंदर और यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें गवर्न करती है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस एक कोऑपरेटिव को फॉलो करने ही पड़ते हैं एंड दिस ऑल्सो गिव्स देम अ सर्टेन एडवांटेज। गवर्नमेंट्स सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं, एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करती हैं कोऑपरेटिव्स को। सो गवर्नमेंट हेल्प्स बट ऑल्सो कंट्रोल्स देम। द सेवेंथ वन इज इक्वालिटी इन वोटिंग। अब चाहे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मेंबर के पास कितने भी शेयर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर्स हैं और मिस्टर बी के पास सिर्फ 100। नाउ दे हैव दीज शेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, राइट? मिस्टर ए इतना अफोर्ड कर सकते हैं, मिस्टर बी ऑन द अदर हैंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे इक्वालिटी इन वोटिंग है। मिस्टर ए के पास भी एक ही वोट है और मिस्टर बी के पास भी एक ही वोट देने की कैपेसिटी है, no matter if he has 10,000 shares or 100 shares. Equality in vote. One person equals to one vote. आगे हमारे पास है मेरिट्स, अगेन जो फीचर्स में से ही डिराइव हो सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब ईज ऑफ फॉर्मेशन कैसे है आप ये सोच रहे होंगे, दो ये गवर्नमेंट के अंडर है तो रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, बट कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट एक स्पेशल एक्सक्लूसिविटी देती है जिसका मतलब होता है कि वो उनको एक स्पेशल इम्पोर्टेंस देती है।
उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती एंड इट इज़ ईजी टू फॉर्म. And being registered brings its own goodness. Like it gets quite many opportunities for the cooperatives from the government side. The next one is limited liability. अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली की तरह अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे जो मेंबर है उसकी लाइबिलिटी अपने शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड है. उससे ज़्यादा एक पैसा भी इन केस ऑफ प्रॉब्लम, लोन्स या डेथ्स उस पर्टिकुलर मेंबर से क्लेम नहीं किया जा सकता. द थर्ड वन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. अब क्योंकि ये लीगली रजिस्टर होती है तो इसकी एग्जिस्टेंस परपेचुअल है. परपेचुअल का मतलब विच गोस ऑन, मतलब until the law decides या until all the members decide to dissolve it legally वो कंटिन्यू होती रहती है, उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं होता. द फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. अब जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हमारी कंट्री इंडिया से कंपेयर करते हुए, कोऑपरेटिव्स का मैनेजमेंट भी डेमोक्रेटिक होता है. यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और फिर वो मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं. द फिफ्थ वन इज लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे वॉलेंटरीली काम किया जाता है. जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो कोई फीस या कोई चार्जेस चार्ज नहीं करते एंड प्लस सारे मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी के वो मिल बांट के काम करते ही हैं. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं एज एवरीवन वर्क्स फॉर एवरीवन्स वेलफेयर. अब जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, कोऑपरेटिव्स के भी डीमेरिट्स हैं. सबसे पहले है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. अब आपको ये लग रहा होगा जब इतने सारे मेंबर्स होते हैं तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कैसे होता है. सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग. कोऑपरेटिव्स जनरली मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास या पुअर पीपल ही फॉर्म करते हैं. तो उनके पास जो रिसोर्सेज, कैपिटल या इन्वेस्ट करने के लिए मनी इन हैंड होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है. चाहे उनका नंबर लार्ज है पर उनके रिसोर्सेज एंड ऑफ द डे लिमिटेड ही होते हैं. दस कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप और अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं बट ब्रॉडली कम ही है. द सेकेंड वन इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. अब जो मैनेजमेंट कमेटी इलेक्ट होती है वो फ्रॉम विद इन द मेंबर्स ही होती है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन जो इलेक्ट हुआ है वो इस पर्टिकुलर बिजनेस एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो. मे बी वो एक मीडियोकर स्किल्स होल्ड करने वाला, लीडरशिप स्किल्स होल्ड करने वाला एक पर्सन हो. तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो. अब कोऑपरेटर्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स हायर कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये उनके मैनेजमेंट में बाधा बनती है. Thus, inefficient management. The third one is lack of motivation. अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलेंटरीली काम करते हैं, उनको काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे या कोई पर्टिकुलर इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं किया जाते. तो यहाँ पे मोटिवेशन कम होता है क्योंकि पर्सनल गेन नहीं मिलना, यहाँ पे सबका भला होना है एक साथ. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना भला चाह रहे होते हैं एंड देन दे लूज इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर द कोऑपरेटिव्स. सो लैक ऑफ मोटिवेशन एक्ट्स एज अ बैरियर. द फोर्थ वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी. अब कोऑपरेटिव्स के पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है या जो बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स होती हैं वो उन्हें पब्लिक को शो करनी पड़ती हैं और जो डिस्कशंस होते हैं रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स या डेथ्स या एनीथिंग वो पब्लिकली डिस्कस होते हैं एज इन ओपन फॉर ऑल द मेंबर्स, बी इट 100 मेंबर्स और 200 मेंबर्स, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है. तो इस ओपननेस की वजह से सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती. अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और इंटरनल मैटर्स लीक होने के बहुत चांसेस होते हैं. The lack of secrecy is another aspect of cooperative societies. The fifth one is excessive government control. अब जो गवर्नमेंट है वो जब बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है तो वो कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर रही है. वो अपने लॉज, रेगुलेशन से कांस्टेंट चेक रखती है कोऑपरेटिव्स पे ताकि कोई गड़बड़ ना हो और जो गरीब हैं या जिनका पैसा लगा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, उनका पैसा चोरी ना हो या कोई भी लॉन्ड्रिंग या अडल्ट्रेशन, कुछ भी गड़बड़ ना हो उनके पैसे से.
तो गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। द सिक्स्थ वन इज कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग एंड उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अब हर इंसान अलग तरीके से सोचता है, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, इवन दो इनका ब्रॉडली कॉमन इंटरेस्ट होता है, फिर भी एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग ही सोचता है, अपने अकॉर्डिंग वो हमेशा सही ही होता है। तो हर आइडिया हर पर्सन को सूटेबल नहीं लगता, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत आम बात है। एज द सेइंग सेज, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यहाँ पे भी कुछ सेम सा ही केस बनता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। सब पढ़ते हैं वो होते क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इनका फंक्शन क्या है? इट परचेजेस गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो डेली यूज़ के जो गुड्स होते हैं उनको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स से ख़रीदती हैं, मिडलमैन को एलिमिनेट करते हुए डायरेक्टली मेंबर्स तक पहुंचाती हैं एंड वो एक रीज़नेबल प्राइस पे ही पहुंचाती हैं। अब जो मिडलमैन होता है वो अपनी कमीशन लेता है, अपने चार्जेस लेता है, बट जब ये प्रोसेस फॉलो होता है जहाँ पे होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स से कंज्यूमर्स तक गुड पहुँच रहे हैं या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी तक गुड्स पहुँच रहे हैं, यहाँ पे रीजनेबिलिटी होती है प्राइसेस में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऐड नहीं होता एंड किसी भी सॉर्ट की एडल्ट्रेशन या मिलावट के भी चांसेस कम हो जाते हैं एज दीज गुड्स मूव डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर्स। Customers in particular include only and only members of the cooperative societies. अब हमारे पास है Producers Cooperative Society. Now what is their aim? What do they aim for? The aim is to help small producers who cannot easily collect various items of production and face the problems of marketing. अब जो small scale producers होते हैं उनके पास एक बड़े प्रोड्यूसर की तरह काफ़ी रिसोर्सेज नहीं होते, उन्हें मार्केटिंग में भी काफ़ी इशू आता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या काम है? वो ऐसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का एक एसोसिएशन है जो अपने मनी रिसोर्सेज या अपने एसेट्स एक्यूमुलेट करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं बेटर टेक्निक्स, बेटर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए और बेटर मार्केटिंग स्किल्स के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स है जो क्लॉथ प्रोड्यूस करता है और वो छोटे लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं, एज इन स्मॉल स्केल या मिडिल स्केल प्रोड्यूसर्स। अब उनके पास बहुत फैंसी या बहुत न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स नहीं है, तो ये जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने अपनी क्रिएट की होगी, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज पूल किए यानी कि एक साथ जमा कर दिए एंड उसको यूज़ करके उन्होंने मशीन्स खरीदी एंड बाय टर्न या जिस भी अग्रीमेंट में वो डिसाइड करते हैं वैसे ही वो मशीन बारी बारी सारे यूज़ करते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इससे न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने का बेनिफिट मिलता है, चीप हो जाता है प्रोडक्शन का प्रोसेस एंड ऑल्सो हु हैव नेवर थॉट कि वो ऐसी बड़ी मशीन्स या बड़ी फैंसी मशीन्स या इवन कॉस्टली मशीन्स यूज़ करेंगे वो भी कर पाते हैं। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्प इन द मार्केटिंग प्रोसेस। अब जो एक छोटा प्रोड्यूसर है वो मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केटिंग एज यू माइट नो इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देने पड़ते हैं एंड बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जब रिसोर्सेज पूल्ड होती हैं तब ये सब करना इजी हो जाता है। अब हमारे पास है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग रिसर्च एक्सेट्रा। अब जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो एक बहुत पर्टिकुलर एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक गुड को जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ उस प्लेस से जहाँ पे उसकी डिमांड है उस प्लेस तक लेके जाना। फिर आता है पैकिंग,
या वेयर हाउसिंग। अब हर प्रोड्यूसर के पास वेयर हाउसिंग के लिए स्पेस नहीं होती, तो वेयर हाउसिंग यानी कि जब आपके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, अगर वो पेरिशेबल गुड्स हो तो प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हो, एक्सेट्रा। तो जो वेयर हाउसिंग है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिससे बिजनेस स्मूथली रन कर पाता है। फिर हमारे पास होता है ग्रेडिंग और मार्केटिंग रिसर्च। अब ग्रेडिंग का मतलब हर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके उसको एक मार्क देना। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में ग्रेडिंग या मार्किंग जो होती है वो ISI से होती है। ISI ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर यूज़। देन वी हैव मार्केटिंग रिसर्च। अब जो गुड्स अभी प्रोड्यूस होने वाले हैं उनके लिए मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च का मतलब एक सर्वे कंडक्ट करना जिससे मार्केट यानी कि पब्लिक का उस पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर ट्रेंड के प्रति जो भी इंक्लिनेशन है वो पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ the public is inclined towards buying jeans, then what sort of jeans? वो क्या प्रेफर करते हैं, किस कलर में प्रेफर करते हैं, ये एक प्रॉपर रिसर्च का टॉपिक है। तो जब ये रिसर्च हो जाती है तो प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग होती है, एंड जब प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग होती है तो उसकी सेल्स बढ़ जाती है। Thus, marketing cooperative societies are very important. Next we have farmers cooperative society. जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं? इन सच सोसाइटीज़ स्मॉल फार्मर्स जॉइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी मशीनरीज लाइक थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते, या अपने लैंड पे काम करना भी कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या काम करती हैं? वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं और कल्टीवेशन के लिए नई नई मशीनरी खरीदते हैं या बेटर सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं। इन शॉर्ट, each and every material that could be useful for a higher level of production is being bought with the help of farmers cooperative society. अब जो फिफ्थ वन है वो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने हमारी 9th और 10th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल क्रेडिटर्स होते हैं लाइक द मनी लेंडर्स, द बिग लैंडलॉर्ड्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत छोटी अमाउंट का लोन देते हैं। वो फार्मर्स से या गरीब लोगों से उनकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं एंड दे एक्सप्लॉइट देम इन न्यूमरस वेज। दस creditors cooperative societies came into existence. यहाँ पे such societies protect members from exploitation by money lenders. अब जो बैंक्स होते हैं वो लोन के लिए कोलैटरल डिमांड करते हैं, यानी कि कोई ऐसा एसेट जो इन केस आप लोन रीपे करने में फेल करते हैं तो वो आपका वो एसेट को लिक्विडेट करते हैं, यानी कि सेल ऑफ करके बैंक का मनी रिकवर करते हैं। पर ये जो क्रेडिटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पे कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं ट्रस्टिंग द पर्सन, यानी कि एक सिंपल पेपर वर्क होता है एंड उसके बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट का लोन नहीं बट एक अच्छी अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू दैट अपनी तरफ से बेस्ट अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। दस दे हेल्प द पुअर पीपल फ्रॉम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द मनी लेंडर्स। जो सिक्स्थ है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब आपको पता है आज की डेट में एक घर खरीदना कितनी बड़ी बात है। द प्राइसेस ऑफ द हाउसेस आर टचिंग द स्काई। सो द एम ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज टू प्रोवाइड हाउसेस टू द पीपल विद लिमिटेड मीन्स एंड इनकम एट रीजनेबल प्राइसेस। अब क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, हर इंसान या वो इंसान जिसकी इनकम लिमिटेड है या जिसके रिसोर्सेज लिमिटेड है वो घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाता। दस केम इनटू एग्जिस्टेंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। ये क्या काम करती है?
यहाँ पे सारे मेंबर्स अपने रिसोर्सेज पूल करके लैंड खरीदते हैं, फिर वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होती है, यानी कि एक सोसाइटी डेवलप होती है जिस पे बहुत सारे टाइप के घर होते हैं, 2 BHK 3 BHK टाइप्स, या अकॉर्डिंग टू द नीड पर्सनलाइज्ड अपार्टमेंट्स वो बिल्ड होते हैं और फिर वो रीजनेबल प्राइसेस पे उन्हें मिलते हैं। विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, many people in India have now homes to live in, or the roof over their head. They play a very good role in helping the society grow. With this, our cooperative societies topic come to an end. हमने इसमें पढ़ा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, फिर उन्हीं फीचर्स को यूज़ करके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स कैसे लिख सकते हैं, एंड फाइनली द टाइप्स। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब हमने कंपनीज के नाम तो सुने ही हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, बिरला एक्सेट्रा, पर वो कंपनी एक्चुअली होती क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, और वो कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, क्या फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, एंड बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। हम ये सब कवर करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हमारे पास है इसका मीनिंग। सो व्हाट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? A company is that form of business organization which is registered under the Companies Act. एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर होती है कंपनीज एक्ट के अंडर। कंपनीज एक्ट जो इंडिया में फॉलो होता था वो पहले होता था 1956 का, बट उसको रिवाइज किया गया एंड नाउ any company which is now incorporated is governed by the Companies Act 2013 law. आगे बढ़ते हैं। Whose creation is due to a special purpose. अब जो कंपनी होती है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए ही एग्जिस्टेंस में आती है। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करते हैं कि हमने एक ये पर्टिकुलर बिजनेस थोड़ा लार्ज स्केल पे करना है, इतने मेंबर्स के साथ करना है, ये रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस लेके स्टार्ट करते हैं, तभी वो एक कंपनी बनती है। द पर्सन्स जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन द कंपनी। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जॉइंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, यानी कि वो अपना शेयर इन्वेस्ट करते हैं एंड देन इट पूल्स टू बिकम द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब है हमारे पास फीचर्स, तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स क्या होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। सबसे पहले हमारे पास है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच मीन्स दैट अ कंपनी इज रजिस्टर्ड। एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को गो थ्रू करना पड़ता है। पहले अ कंपनी वाज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, बट लेटर इट गॉट रिवाइज्ड। Thus, any company which now has to come into existence is governed by the Companies Act of 2013. The next we have separate legal entity. अब जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए एक कंपनी के पास अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। In short, it is different from the businessman in front of the law. In short, a company has a separate existence or identity from its businessman. The third one is perpetual existence. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 2-3 members या काफ़ी meet with an accident and they are no more. अब उनके ना सर्वाइव कर पाने से कंपनी का सर्वाइवल रिस्क पे नहीं आ जाता। एक कंपनी के पास परपेचुअल एग्जिस्टेंस का फीचर होता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है लॉ की आइस में या एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, इसलिए कंपनी तब तक डिसॉल्व नहीं होती जब तक वो लीगली डिसॉल्व ना हो। द नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनकी शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट तक ही। जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया उतनी ही उनकी लाइबिलिटी। Then we have artificial legal person. एक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, which means that एक कंपनी एक एक्चुअल पर्सन नहीं जो अपने हाथ हिला सकती है, पर वो लॉ की आइज में एक लीगल आइडेंटिटी होती है। Then we have a common seal. एक कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक उसकी कॉमन सील से स्टैम्प ना हो तब तक वो उस कंपनी का माना नहीं जाता।
Any act that takes place in the company or any paperwork which takes place in the company needs to have that seal, and that seal is one unique particular seal for that company only. कोई दो कंपनीज का सेम सील नहीं हो सकता. Then we have transferability of shares. अब जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बहुत इजी प्रोसेस होता है. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का मतलब खरीदना या बेचना शेयर्स को. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स जब मन चाहे खरीद सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जब मन चाहे बेच सकते हैं. देन कम्स रिस्क बेयरिंग. अब एक कंपनी एक इंसान से तो स्टार्ट नहीं होती, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं उसमें. दस देयर इज अ शेयर इन रिस्क बेयरिंग. जो रिस्क होता है कंपनी में या जो रिस्क फेस करती है एक कंपनी, वो शेयर होता है सारे मेंबर्स के बीच अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. उनका जितना शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही उनका शेयर ऑफ लॉस या शेयर ऑफ रिस्क होता है. नाउ वी हैव मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सबसे पहले है लिमिटेड लायबिलिटी. अब जैसा कि हमने फीचर्स में पढ़ा, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके मेंबर्स की, यानी कि जितना उनका अग्रीमेंट में लायबिलिटी शेयर का क्लॉज है या जितना उनको अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट लायबिलिटी शेयर करना है वो उतना ही करेंगे, नॉट अ पेनी एक्स्ट्रा. देन वी हैव ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. अब शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, जब दिल चाहे शेयर्स खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, पर ये फीचर सिर्फ पब्लिक कंपनीज में होता है. जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस करती हैं. देन वी हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस. इसका मतलब कि किसी भी एक या दो मेंबर के डेथ, लूनेसी या इंसॉल्वेंसी से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कंपनी एक स्पेशल यूनिक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है लॉ की आइज़ में, तो वो डिसॉल्व तभी हो सकती है जब वो लॉ कहे या जब सारे मेंबर्स एक काफ़ी अच्छे खासे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंपनी को डिसॉल्व करें. देन वी हैव स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. एक कंपनी में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं तो वो अपने सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं. इन शॉर्ट बहुत सारे रिसोर्सेज पूल अप हो जाते हैं. जो क्यूमुलेटेड रिसोर्सेज हैं वो ग्रोथ, एक्सपेंशन, गुडविल बिल्ड करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. नाउ वी हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अब जब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स को हायर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और जब ये प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स होते हैं कंपनी में तो फंक्शनिंग और मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है. नाउ वी हैव द लिमिटेशंस. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? सबसे पहले है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन. इन फर्दर द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. A company needs to go through quite a big procedure to get it into existence. Thus, यहाँ पे काफ़ी legal formalities, paperwork, etc. follow करना पड़ता है. Thus, it is quite difficult. Then we have lack of secrecy. एक कंपनी को अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स एंड ऑनगोइंग सेल एक्सचेंज प्रोसेस की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी कई बार देनी पड़ जाती है. Also, they are to publish their records for the public. तो इससे कंपनी की स्ट्रैटेजीज, इंटरनल अफेयर्स सब बाहर आ जाते हैं और सीक्रेसी कम हो जाती है. Now we have lack of motivation. अब एक कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट होती है. जो ओनर्स होते हैं कंपनी के वो नेसेसरी नहीं है कि मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें या कंपनी का रोज़मर्रा का काम वो परफॉर्म करें. Thus there comes a difference, a conflict in interest. जो मैनेजमेंट होता है उसको अपनी सैलरी, अपने बोनसेस से मतलब होता है, एंड जो ओनर्स होते हैं उनको अपने प्रॉफिट से. तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट की वो कंपनी अपनी नहीं है, तो they might not treat it as well as the owners want them to. The fourth one is delay in decision making. Like the saying says, too many cooks spoil the broth. Decisions लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी में, क्योंकि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होता है एक कंपनी में. तो दे हैव देयर ओन
thoughts, they have their own visions, they have their own things they want to agree to, they don't want to agree to. इसलिए decision making में काफ़ी problems आ जाती हैं. It gets delayed and delayed because of too much of discussion and a variety of people in it. The fifth one is excessive government intervention. अब क्योंकि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है तो गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है. गवर्नमेंट काफ़ी चेक्स लगाती है कंपनीज़ पे क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आते हैं फ्रॉडुलेंट कंपनीज़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होती है. दस इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप अ चेक सो दैट देयर इज़ नो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ द कंपनीज़. अब कंपनीज़ होती क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, वो तो हमने पढ़ लिया, बट हम अब पढ़ेंगे कंपनी के टाइप्स. सो हमारे पास दो टाइप की कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़. हम उन्हें पढ़ेंगे एक टैबुलर फॉर्म में, यानी कि एक डिफरेंस के फॉर्म में. सो द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी आर एज फॉलोज. सबसे पहले है minimum 2 maximum 50 members in a private company. On the other hand, we have minimum 7 and maximum unlimited members in a public company. तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ मैक्सिमम उसमें सिर्फ 50 रख सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं. द सेकेंड वन वी हैव प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू बाय शेयर्स इन डिबेंचर्स. जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती. ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक कंपनी होती है दे कैन इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स. नाउ दिस इज व्हाट द लॉ सेज. द थर्ड पॉइंट इज कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है आफ्टर द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपना बिजनेस तभी कमेंस कर सकती है जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाए, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इन शॉर्ट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको एक स्टेप कम परफॉर्म करना होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसको एक स्टेप एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है. द फोर्थ वन इज अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. फॉर एग्जाम्पल टाटा प्राइवेट लिमिटेड. जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के बाद लगाना पड़ता है so that the public and everyone gets to know that it is a private company. On the other hand जो पब्लिक कंपनी होती है उसको सिर्फ लिमिटेड लिखना पड़ता है अपने नाम के पीछे. लिमिटेड लिखने से पब्लिक को पता चल जाता है कि ये एक पब्लिक कंपनी है. फॉर एग्जाम्पल विप्रो लिमिटेड, रेमंड्स लिमिटेड, etc. With this difference between private company and public company, we end our video today. In the next video, we are going to learn about the various stages of formation in a company. And then we are also going to study what are the different things to keep in mind when a businessman decides of what business organization he must undertake. Till then, keep revising.